अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर जो है हम कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 का जो है ओवरव्यू लेंगे। स्पेसिफिक ओवरव्यू कंप्लीट पूरा तो हम कवर नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर 500 प्लस सेक्शंस हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक ओवरव्यू यानी चूजन टॉपिक जो है उनका ओवरव्यू हम ले सकते हैं जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट हैं। बाकी मैं जो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा, तो आप उससे मज़ीद डिटेल में अंदर पढ़ सकते हो टॉपिक्स को। तो पहले तो था कंपनी का हिस्टोरिकल ग्राउंड जो होते हैं, भाई कंपनी कहाँ से निकला। वर्ड जो है कंपनी वर्ड जो है वो निकला है कंपानस, ग्रीक वर्ड है। पहले क्या होता था कि पहले के ज़माने के अंदर ट्रेडिंग होती थी। अब जो ज़्यादा सरमायादार होते थे जी, वो जो अमीर लोग होते थे उस टाइम पे, वो तो ट्रेड कर सकते थे, मतलब एक मुल्क से दूसरे मुल्क, वो ख़र्चे भी बर्दाश्त कर सकते थे उस चीज़ के, वो लाइबिलिटीज़ की भी फेस कर सकते थे। लेकिन जो एक बंदा मतलब स्मॉल असेट्स से यानी स्मॉल बिजनेस ऑनर जो होता था उसके बाद असेट्स कम होते थे और उसके बाद इतने पैसे भी नहीं होते थे, मतलब लोअर क्लास बिजनेसमैन जिसे हम कह सकते हैं, तो वो ट्रेडिंग करता था। उसका प्रॉफिट इतना नहीं होता था लेकिन उसकी लायबिलिटी हाई हो जाती थी यानी जाने के खर्चे, आने के खर्चे, वहाँ पर रहने के खर्चे, खाने के खर्चे, तो ये सारी चीज़ें वो जब फेस करता था उसको प्रॉफिट इतना नहीं होता था लेकिन उसकी लायबिलिटी ज़्यादा हो जाती थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई अब क्यों ना हम छोटे बिजनेसमैन जो हैं वो ग्रुप्स के अंदर एक बंदे को भेजें, वो बंदा जाकर आगे हमारे इस प्रोडक्ट को सेल करे। क्योंकि अगर ऐसा होगा 10 बंदे अगर एक बंदे को भेजेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा करके वो उनसे वो रकम निकालेगा अपनी कमीशन के तौर पे, तो ये मतलब हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा और हमारा नुकसान कम होगा। अकेले जाने में नुकसान ज़्यादा हो रहा है, फ़ायदा कम हो रहा है। तो ये चीज़ फिर वो कंपनी का मतलब कंपानस वर्ड से निकला, जिसका मतलब है ब्रेड टुगेदर, ब्रेड टुगेदर, ठीक है। अब उसके बाद है कंपनी इनकॉर्पोरेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्या है कि जो प्रमोटर्स होते हैं वो कंपनी को बनाते हैं, ठीक है। मतलब वो बंदे जो कंपनी को बनाते हैं, बनाने वाले बंदों को हम कहते हैं प्रमोटर्स। फॉर एग्जांपल 4-5 बंदों ने किसी बंदों को बोल दिया, 10 बंदों को कि भाई हमें कंपनी बना के दें आप। वो चार्टर अकाउंट होते हैं सारे बंदे जो कंपनी बनाते हैं, तो वो करेंगे पहले क्या करेंगे कि उनका एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कमीशन बेस्ड काम करते हैं, उनका कोई काम नहीं होता दूसरा। वो कंपनी को बना कर आगे वाले बंदों के हाथ में दे देंगे, उसके बाद उनका काम ख़त्म हो गया। अब क्या था कि भाई मेमोरेंडम एसोसिएशन पहला जो उनका ड्राफ्ट करेंगे डॉक्यूमेंट, वो होगा मेमोरेंडम एसोसिएशन, क्योंकि इसके बगैर कंपनी कुछ नहीं है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है और ये बेसिक, और समझो आप इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी बोल सकते हो, मतलब कंपनी इसके बगैर कुछ नहीं होती। अब इसके अंदर आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दोगे, मतलब इससे चार्टर ऑफ कंपनी, तो इसके अंदर आप जो चीज़ें देंगे वो देंगे नेम क्लॉज कि कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का बिज़नेस क्या होगा, कंपनी की हेड ऑफिस कहाँ पे होगी, कंपनी की लायबिलिटी क्या होगी, और कंपनी का कैपिटल कितना, कंपनी के अंदर कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया जाएगा, और कितने शेयर जो हैं वो इशू किए जाएंगे, अलॉट किए जाएंगे दूसरे बंदों को सेल आउट पे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के अंदर ये आ जाती हैं। इसे हम इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी भी कह सकते हैं कि कंपनी का बनने का प्रोसेस जो है वो, ये सारी चीज़ें होने जाने के बाद एक प्रोस्पेक्टस बनता है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट डॉक्यूमेंट होता है, एक एडवर्टीज़मेंट कैटलॉग आप इसे कह सकते हैं, एडवर्टीज़मेंट कह सकते हैं, आप इसे प्रोस्पेक्टस कह सकते हैं, जिसके अंदर डायरेक्टर्स के नाम होते हैं, सीई के नाम होते हैं, सीईओ के नाम होते हैं, उनके बाद जो है कंपनी कैपिटल्स जो हैं उनके नाम होते हैं, कंपनी का बिज़नेस क्या है उनके नाम होते हैं, कंपनी ने कितना अर्न किया है वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। क्योंकि जब भी आपको कैटलॉग दिया जाएगा तो उसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन होती है, उसके अंदर लायबिलिटी क्या है कंपनी की वो भी बताई जाती है। तो ये सारी चीज़ें प्रोस्पेक्टस के अंदर बताई जाती है, ठीक है। अब उसके बाद मेमोरेंडम एसोसिएशन के बाद जब बन गया तो उसके बाद है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? इट डॉक्यूमेंट्स विच गवर्न द कंपनीज अफेयर्स। अब इसके अंदर क्या होता है कि भाई जो चीज़ें हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बताई है वो चीज़ें होंगी कैसे, और वो चीज़ें कौन करेगा, यानी बिज़नेस रन कौन करेगा, कंपनी किस तरह से अपने शेयर इशू करेगी, ठीक है, या कंपनी किस तरह से अपने शेयर वापस ले सकती है, ठीक है, या फिर कंपनी की लायबिलिटी किस तरह से उसके ऊपर लागू होगी और किस तरह से नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा होता है, यानी ये वो डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी को चलाता है, जिसमें कंपनी को चलाने के तरीके लिखे होते हैं कि भाई कंपनी के डायरेक्टर इस तरह से अपॉइंट होंगे, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर क्या होंगे, उसके बाद डायरेक्टर्स के पावर क्या होंगे, डायरेक्टर का टर्म क्या होगा, ये सारी चीज़ें उसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा होगा। मतलब मेंबर्स के राइट क्या होंगे, इक्विटी शेयर होल्डर के राइट क्या होंगे, प्रेफर्ड शेयर होल्डर के राइट क्या होंगे, अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर है तो उसके राइट्स क्या होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी होती हैं।
ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या होता है कि भाई कंपनी किस तरह से चलेगी, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या होता है कि कंपनी की जो बेसिक चीज़ें हैं यानी कॉन्स्टिट्यूशन वो है। तो ये एक इनकॉर्पोरेशन कंपनी के लिए 2 डॉक्यूमेंट्स हमें लाजिम चाहिए होते हैं। उसके बाद प्रॉस्पेक्टस, और प्रॉस्पेक्टस के बाद भाई हमें चाहिए प्रॉपर्टी। अब लाजमी सी बात है, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए हमें प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ती है कि जहाँ पर आपकी हेड ऑफिस हो, जहाँ पर आप बिज़नेस अपना रन करो। अब प्रोमोटर्स का क्या काम होता है कि भाई कंपनी के लिए कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करें, कोई प्रॉपर्टी लें। अब फिड्यूशियरी कैपेसिटी क्या है कि प्रॉफिट अपना नहीं रखेंगे प्रोमोटर्स उस प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर ये अनलॉफुल हो जाएगा और ये गैर कानूनी तरीके से हो जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। सिंपल बात कहते हैं किस तरह से, अगर कोई बंदे प्रोमोटर्स जो हैं वो कोई कंपनी के लिए प्रॉपर्टी लेते हैं 50 लाख के अंदर, और वो कंपनी को सेल करते हैं 1 करोड़ के अंदर, तो ये क्या हो गया, इलीगल प्रॉफिट जो उन्होंने गेन किया, इसे हम रॉन्गफुल प्रॉफिट कह सकते हैं, उन्होंने जो गेन किया। ठीक है, ऐसा उसको नहीं, वो नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि प्रोमोटर्स का जो है फिड्यूशियरी कैपेसिटी होती है उनकी, सही है, उनके साथ जो रिलेशनशिप होता है वो गुडविल नेचर का होता है, वो उनके साथ वो लेन देन का मसला नहीं होता, उनके साथ कोई इंटरेस्ट की बात नहीं होती उनकी, वो कमीशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो प्रोमोटर्स फिड्यूशियरी कैपेसिटी के अंदर काम करते हैं, उनका कोई कंपनी के बिज़नेस के अंदर कोई लेन देन नहीं होता, कंपनी के बिज़नेस के अंदर उनका कोई मसला नहीं होता, वो इंटरेस्ट के ऊपर कोई काम नहीं करते, वो कमीशन के ऊपर काम करते हैं, यानी सैलरी के ऊपर काम करते हैं और कुछ नहीं करते। प्रोमोटर्स वो बंदे होते हैं जो कंपनी को बनाते हैं, बनाने वाले बंदों को हम प्रोमोटर्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है अब जो मतलब बेसिक डॉक्यूमेंट्स के अंदर, फॉर्मेशन के अंदर जो पहले साइन करते हैं वो होते हैं प्रोमोटर्स। इनिशियली साइन जो करते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि भाई कंपनी को फॉर्मेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एकदम तो आपके डायरेक्टर जो है वो तो अपॉइंट नहीं होंगे, टेम्प्रेरी डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं। प्रोमोटर्स पहले साइन करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, वो क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है भाई कि भाई डायरेक्टर्स। ठीक है, अब हम डायरेक्टर्स को थोड़ा देख लेते हैं कि डायरेक्टर्स किस तरह से अपॉइंट होते हैं, डायरेक्टर्स की पावर क्या है। तो डायरेक्टर, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, उसको चलाने के लिए हमें लोगों की ज़रूरत होती है, वो होते हैं डायरेक्टर्स, जिसे हम एजेंट भी कह सकते हैं कंपनी के, यानी वो बंदे कंपनी के एजेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, जो कंपनी के बिहाफ के ऊपर काम करते हैं। अब डायरेक्टर कौन कौन हो सकता है, आर्टिकल सेक्शन 175 जो है कंपनी वो कहता है कि भाई फुली वर्किंग एम्प्लॉय जो है वो भी डायरेक्टर बन सकता है, CEO किसी कंपनी के अंदर हो वो भी डायरेक्टर बन सकता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट के इदारे का कोई रिप्रेजेंटेटिव हो उसको भी हम डायरेक्टर बना सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई डेप्टर जिसने कंपनी को डेप्ट दिया है, कोई लोन दिया है, और वो बंदा वो चाहता है कि भाई मेरे रिप्रेजेंटेटिव को एज ए डायरेक्टर आप अपॉइंट करो, तो वो बंदा भी एप्लीकेशन दे सकता है और वो एलिजिबल होगा डायरेक्टर के लिए। अब प्रोसीजर क्या है इलेक्शन का डायरेक्टर का, अंडर सेक्शन 178 के अंदर बताया गया। ठीक है, डिसाइडिंग ऑन नंबर ऑफ डायरेक्टर विद इन 35 डेज़ के अंदर, कंपनी बन जाने के बाद 35 दिन के अंदर हमें डायरेक्टर अपॉइंट करने होते हैं। तो डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए क्या होता है, पहले हम नोटिस देंगे मीटिंग का। ठीक है, जनरल जो मीटिंग होती है हमारी उसका हम नोटिस देंगे, उसके बाद जो है नोटिस ऑफ ऑफ़र जो है वो पब्लिश कराएंगे हम। ठीक है भाई, दूसरे बंदों को नोटिस ऑफ मीटिंग तो देंगे, दूसरे बंदों को हम जो डायरेक्टर्स होंगे और जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे जो मेंबर होंगे कंपनी उनको भी फिर नोटिस ऑफ ऑफ़र जो है वो हम पब्लिश कराएंगे 2 न्यूज़पेपर के अंदर, एक इंग्लिश के अंदर, एक जो सर्कुलर होगा उस एरिया के अंदर हो रहा होगा उस लैंग्वेज के अंदर, 2 न्यूज़पेपर के अंदर हम नोटिस ऑफ ऑफ़र ऑफ डायरेक्टरशिप के लिए हम जो है वो पब्लिश कराएंगे वो नोटिस। उसके बाद नोटिस जो है वो मेंबर्स को दिया जाएगा, इंडिविजुअली दिया जाएगा वो। ठीक है, नोटिस डायरेक्ट इलेक्शन के लिए। अब जो है अब इलेक्शन किस तरह से होती है, अब कंपनीज़ के अंदर मोस्टली क्या होता है, जिसके जितने शेयर होंगे उसके पास उतने शेयर वोट देने के राइट होंगे। ठीक है, मतलब जिसके पास 500 शेयर हैं वो 500 बार अपना वोट कास्ट कर सकता है एक इलेक्शन के अंदर, यानी 500 वोट उसके पास होंगे, यानी एक शेयर के ऊपर एक वोट। ठीक है, अब वो बंदा एक ही डायरेक्टर को अपने सारे वोट दे दे, या फिर वो एक को दे और दूसरे को भी दे और तीसरे को भी दे और चौथे को भी दे, मतलब किसी के पास 200 हैं तो वो क्या करता है 50 एक को देता है, 50 2 को, 50 तीसरे को और 50 चौथे बंदे को। तो वो इस तरह से भी अपने वोट्स कास्ट करवा सकता है। अगर ऐसा नहीं करता तो वो एक बंदे को कास्ट कर देगा वोट सारे। ठीक है, अब क्या होता है, जिस बंदे ने सबसे ज़्यादा पहले वोट लिए होंगे, पहले वो डायरेक्टर अपॉइंट होगा, फिर उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, और फिर इस तरह से सारे डायरेक्टर अपॉइंट होंगे जितने नंबर डायरेक्टर हम अपॉइंट कर रहे हैं।
ठीक है जी। उसके बाद आते हैं हम कि भाई अब डायरेक्टर के पास पावर कौन से हैं। ठीक है, अब डायरेक्टर जो है वो शेयर इशू कर सकता है, डायरेक्टर डिबेंचर इशू कर सकता है, डायरेक्टर लोन ले सकता है, डायरेक्टर फंड्स को इन्वेस्ट कर सकता है कंपनी किसी के अंदर, डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है अपने गुड्स को लेन देन करने के लिए। ठीक है, डायरेक्टर बोनस अप्रूव कर सकता है, डायरेक्टर कैपिटल को बढ़ा सकता है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल जो उसको बढ़ा सकता है, डायरेक्टर इंटीरियम डिविडेंड जो है वो भी इशू कर सकता है, और डायरेक्टर सीईओ को भी अपॉइंट करता है, और डायरेक्टर सीईओ को रिमूव भी कर सकता है। तो ये सारे पावर हैं डायरेक्टर के। ठीक है जी। अब आते हैं हम जो है हमारा सेकंड जो है कंपनीज टाइप्स। तो कंपनीज टाइप के पहला है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये गवर्नमेंटल कंपनीज होती हैं। ठीक है, इनके अंदर 7 डायरेक्टर होते हैं, एटलीस्ट 7 डायरेक्टर्स होते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, इसके अंदर 2 डायरेक्टर मस्ट हैं, लाजमी हैं। ये प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन जो हैं वो चला रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं। उसके बाद स्टैट्यूटरी कंपनीज होती हैं, ये एक ऐसी कंपनीज होती हैं जिनको बनाने के लिए एक ख़ास रेजोल्यूशन पास की जाती है पार्लियामेंट के अंदर। कोई स्पेशल बिल जो है वो पास किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर उसको चलाने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं आपकी जो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के अंदर क्या होता है, जो शेयर होल्डर होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ लायबल होंगे अपने शेयर जितने होंगे उनके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के पास 100 शेयर हैं और एक शेयर जो है वो उसका 20 रुपये का है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शेयर उसका 20 रुपये का है, उसके पास 100 शेयर हैं। अगर कंपनी के कल को नुकसान हो जाता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ लायबल होगा 100 शेयर के लिए। ठीक है जी, वो अपने 100 शेयर से कंपनी की उस लायबिलिटी को पे करेगा, अदरवाइज़ बाकी उसका कंपनी से कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, ये होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। उसके बाद है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब इसके अंदर क्या होता है कि भाई कंपनी एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है शेयर होल्डर बताता है कि भाई अगर इस यहाँ तक मैं आपके लिए लायबल हूँ, यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 शेयर हैं। ओके, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीज़ जो मैंने वो बताया कि उसके अंदर ये होता है कि एक बंदे ने बोला कि भाई मैं स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफिक कैपिटल तक जो है मैं लायबल होऊंगा, उससे आगे मैं नहीं होऊंगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 100 शेयर हैं और मैंने बताया उनको कि भाई मैं है तो मेरे पास 100 शेयर, मैं इंजॉय 100 शेयर कर रहा हूँ, लेकिन अगर कल को कंपनी को ज़रूरत पड़ती है तो मैं ये कर सकता हूँ कि आपके लिए 250 शेयर तक की रकम जो है मैं आपको पे कर सकता हूँ कंपनी की लायबिलिटी के लिए। ठीक है, यानी मैं कंपनी की लायबिलिटी के लिए 250 शेयर तक लायबल हूँ, उससे आगे मैं लायबल नहीं रहूँगा। ये होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के स्पेसिफिक आपने बता दिया कि भाई यहाँ तक मैं लायबल रहूँगा, उसके आगे मैं लायबिलिटी मेरी नहीं होगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी अनलिमिटेड, ठीक है, कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जितना नुकसान हुआ है तो वो उतने नुकसान के लिए ही जो कंपनी के शेयर होल्डर होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। फॉर एग्जांपल, उसका 100 का शेयर है लेकिन कंपनी का नुकसान हुआ है 500 शेयर्स की कैपिटल का, तो सारे डायरेक्ट जो सारे मेंबर्स होंगे वो 500 शेयर्स का ही नुकसान भरेंगे, क्योंकि ये अनलिमिटेड कंपनी और यहाँ पर लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद कंपनी लिस्टेड एंड कंपनी नॉन लिस्टेड। कंपनी लिस्टेड वो होती है जिसके शेयर जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ज़ाहिर किए जा रहे हो, शो किए जा रहे हो, और जिनको आप आसानी से सेल एंड परचेस कर सकते हो। लेकिन कंपनी नॉन लिस्टेड वो होती है जिसके शेयर दिखाई नहीं देते स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, वो हाइड होते हैं और वो आसानी से आपको नहीं मिल सकते। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। ठीक है, और इसके अंदर एक और होता है चार्टर्ड कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया वो स्पेशल चार्टर के, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो स्पेशल चार्टर के ज़रिए आती हैं। तो ये कंपनीज़ के टाइप्स थे। ठीक है, उसके बाद मीटिंग्स 3 होती हैं। एक होती है स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है, उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग होती है, और उसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग। अब स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है वो सिर्फ एक बार होती है कंपनी की लाइफ टाइम के अंदर, ज़िंदगी के अंदर। वो होती है कंपनी को फॉर्मेट करने के लिए, वो कंपनी को बनाने के लिए मीटिंग होती है, वो सिर्फ एक टाइम होती है। एनुअल जनरल मीटिंग हर साल होती है, साल में एक बार होती है वो एनुअल जनरल मीटिंग। उसके अंदर फंड्स एंड सारी चीज़ें देखी जाती है, अकाउंट्स को देखा जाता है, या मज़ीद शेयर को बढ़ाया जाता है और डिविडेंड को देखा जाता है। उसके बाद जो है वो आती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग। कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इशू आ चुका है जिसको सॉल्व करना लाजमी हो चुका है हमारे लिए, तो हम वहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डायरेक्टर रिड्यूस हो गया नंबर से पब्लिक कंपनी के अंदर, तो हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग कॉल करके उस डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। या अगर हमें कल को शेयर कैपिटल बढ़ाना है
तो उसको बढ़ाने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग हम कॉल कर सकते हैं। या कंपनी को कोई नुकसान हो चुका है और एनुअल मीटिंग के अंदर टाइम है अभी, तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग को हम कॉल कर सकते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ मीटिंग होती है। उसके बाद डिविडेंड एंड डिबेंचर। डिबेंचर होता है कंपनी के ऊपर जो डेप्ट होता है वो हम कह सकते हैं लोन, और डिविडेंड होता है कंपनी की अर्निंग जो उसने बेनिफिट लिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी कंपनी के अंदर। अब आते हैं हम जो है शेयर होल्डर्स राइट। अब शेयर होल्डर्स राइट क्या है कि शेयर होल्डर सिंपली क्या होता है, जस्ट लाइक ओनर ऑफ कंपनी। ये क्या होता है, जस्ट लाइक द ओनर ऑफ कंपनी, यानी कंपनी का मालिक। सही है, तो या तो आप पार्ट ओनर बन जाते हो कंपनी के, आप इस तरह से भी कह सकते हो, इट्स अ पार्ट ओनर ऑफ कंपनी, इसे भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि जो है राइट क्या है शेयर होल्डर के, राइट टू द ऑफर ऑफ शेयर बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ फर्दर इशू ऑफ शेयर्स। अगर कंपनी कल को ये कह रही कि भाई मैं शेयर जो है वो ज़्यादा आगे बढ़ा रही हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे टोटल शेयर थे 1 लाख और वो सारे सेल हो चुके हैं, कंपनी अब चाहती है कि मैं 1.5 लाख शेयर जो है वो और 50,000 शेयर जो है मज़ीद बढ़ाऊँ, मज़ीद 50,000 शेयर बढ़ाऊँ, तो पहले जो शेयर ऑफ़र होगी वो एग्जिस्टिंग मेंबर जो होंगे यानी शेयर होल्डर होंगे उनको होगी कि भाई अब 50,000 शेयर बढ़ चुके हैं ज़्यादा, अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने में तो आप बताओ। यानी सबसे पहले, क्योंकि ये प्रीएम्प्टिव राइट होता है, प्रीएम्पशन जिसे हमने पढ़ा होगा आपने, तो उसके अंदर होता है कि भाई एक बंदा अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ है तो पहला हक उसका होगा। तो इसके अंदर ये होगा कि भाई शेयर होल्डर जो पहले मौजूद हैं तो पहला हक, जो मज़ीद शेयर बढ़ाए गए हैं उनके ऊपर हक उसका पहला होगा। तो उसके बाद आता है भाई राइट टू रिसीव डिविडेंड्स। अब मतलब जो प्रॉफिट हुआ है कंपनी को उसके असेट्स और कैपिटल के ऊपर, तो उसको हासिल करने का पूरा हक है शेयर होल्डर को। ठीक है, उसके बाद राइट टू पार्टिसिपेट इन वोट। ठीक है, वो किसी जनरल मीटिंग के अंदर अपना वोट कास्ट कर सकता है किसी इशू के ऊपर। डायरेक्टर को अपॉइंट करने या रिमूव करने के लिए जो वोट कास्ट होंगे वो भी कर सकता है वो। ठीक है, या फिर एज अ डायरेक्टर वो खुद भी खड़ा हो सकता है सिलेक्शन के अंदर, यह भी राइट उसको दिया जा चुका है शेयर होल्डर को। ठीक है, और उसके पास ये है कि राइट टू अपॉइंट ऑडिटर, यानी जो अकाउंट्स को ऑडिट करता है उस बंदे को भी शेयर होल्डर जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। उसकी कमीशन जो है, रिम्यूनरेशन सैलरी जो है वो भी उसकी फ़िक्स कर सकते हैं। ठीक है, राइट टू रिसीव रेजिडुअल एसेट्स। ठीक है, कि भाई कंपनी कल को अगर वाइंड अप हो चुकी है, कंपनी सेल हो चुकी है, तो उसके एसेट्स जो बचे हैं वहाँ उससे भी वो हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है रिपोर्ट्स जो सारी आती हैं, जिन्हें एनुअल रिपोर्ट्स जो होती है उनको भी वो, उनकी कॉपीज़ जो है वो भी वो ले सकता है शेयर होल्डर, उसको ये राइट है। और कंपनी की मज़ीद जो है इंफॉर्मेशन वो भी ले सकता है कंपनी के बारे में, शेयर होल्डर जो है वो अकाउंट्स के बारे में वो भी ले सकता है। तो ये था शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के अंदर हम और चीज़ पढ़ेंगे, शेयर के टाइप्स जो हैं वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, शेयर्स के टाइप्स जो हैं वो पढ़ेंगे। अब शेयर क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ प्रोप्राइटरी रिलेशनशिप, यानी एक सरमाया जो आपका दिखाया नहीं देता इंटेंजिबल फॉर्मेट के अंदर, जो आपको ओनरशिप बताता है कि भाई मेरी आपकी ओनरशिप है इस कंपनी के अंदर। शेयर आपको बताता है कि भाई अगर आपने शेयर लिया तो आप समझोगे आप पार्ट ओनर हो गए उस कंपनी के, और आपको वो बताता है कि भाई आपको राइट देता है कि आप अब इस कंपनी के ओनर हो, मतलब इट्स ए यूनिट ऑफ प्रोप्राइटरी। उसके बाद काइंड्स ऑफ शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर होता है। प्रेफरेंस शेयर के अंदर क्या होता है कि भाई एक फिक्स डिविडेंड जो है वो पहले तय की जाता है कि आपको जो प्रेफरेंस शेयर लेंगे होल्डर होंगे उनको बोला जाएगा भाई आपको फिक्स अमाउंट जो है वो प्रॉफिट दिया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ये होता है कंपनी अगर वाइंड अप हो जाती है, ठीक है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया जाएगा इक्विटी पे शेयर होल्डर के बनस्पत, यानी इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में पे किया जाएगा जो असेट से बचेगा, जो प्रॉफिट होगा या जो बचेगा वाइंडिंग अप पे टाइम के ऊपर, तो सबसे पहले पे किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ठीक है, उसके बाद क्या है, राइट टू वोट भी होता है इसको। उसके बाद उसको कोई मतलब नो फिक्स रिटर्न नहीं होता कोई, कि हमको आपको ये बताएं कि भाई आपके 100 शेयर हैं तो आपको मतलब प्रॉफिट जो होगा पर शेयर 20 रुपये का है, आपको पर शेयर 40 रुपये रिटर्न करेंगे हम। तो इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। कल को अगर कंपनी लॉस खा जाती है तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ उसकी शेयर के मुताबिक जितना पैसा आ सकता है या उससे भी कमा सकता है। तो मतलब कोई फ़िक्स रिटर्न नहीं है, कोई फ़िक्स रिटर्न नहीं होगा, इसको कोई फ़िक्स रिटर्न नहीं मिलेगा। उसके बाद है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, यानी प्रेफरेंस शेयर के बाद कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर।
इसके अंदर भी यही चीज़ होती है, डिविडेंड फिक्स होता है, मतलब डिविडेंड की गारंटी दी जाती है कि आपको डिविडेंड इतना मिलेगा, प्रॉफिट इतना मिलेगा। ठीक है, अगर इसके अंदर क्या चीज़ है, अगर कंपनी को कल लॉस हो जाता है, अगर कंपनी को कोई लॉस हो जाता है तो उसको प्रेफरेंस, कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है उसको अपना जो शेयर का पैसा है वो पूरा मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर के अंदर अगर कंपनी लॉस खा जाती है तो उसका जो शेयर का हिस्सा था वो शेयर का हिस्सा उसे पूरा मिलेगा, उसको कोई नुकसान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर के अंदर वही चीज़ है, डिविडेंड गारंटीड है, लेकिन अगर कल को कोई नुकसान हो जाता है कंपनी का तो कंपनी उसको शेयर पूरे नहीं देगी। यानी अगर कंपनी लॉस खा जाती है तो उसको वो लॉस वो भी बर्दाश्त करेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है वो, और नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो है वो शेयर होल्डर वो। उसके बाद पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर के अंदर क्या होता है, फिक्स रेट डिविडेंड का होता है, ये तो गारंटी है। अब इसके अंदर अगर कंपनी को कल कोई बेनिफिट हो जाता है, ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, तो वो उस बंदे को बेनिफिट देंगे, वही बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी को 2 करोड़ का बेनिफिट हो जाता है और उस बंदे के शेयर 1 लाख शेयर हैं, तो उस बंदे को मतलब 20 रुपये में उसने ख़रीदा था, अब शेयर जो कंपनी को पर शेयर के ऊपर 60 रुपये फ़ायदा हुआ है, तो वो उस बंदे को 60 रुपये देंगे। ठीक है, यानी वो इंटाइटल टू शेयर द सरप्लस, जो कंपनी को ज़्यादा पैसे मिले हैं तो उनमें वो प्रॉफिट होगा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर के अंदर। उसके बाद नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर जो है, इसके अंदर सरप्लस उसे नहीं मिलेगा, यानी कोई प्रॉफिट हुआ है वो उसे नहीं मिलेगा। ठीक है, कंपनी इसको कंपनी शेयर विच है कंपनी में रीपे आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम और सर्टन। अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर जो है, इसके अंदर ये है कि भाई उसको कोई सरप्लस नहीं मिलेगा, यानी जो प्रॉफिट हुआ है वो उसको नहीं मिलेगा, उसको शेयर की अमाउंट जो है वो मिल सकती है। उसके बाद में रिडीमेबल शेयर्स, यानी एक सर्टेन पीरियड के अंदर अगर आपने बोला कि भाई मुझे 5 साल के बाद शेयर की रकम वापस चाहिए, अगर वो प्रॉफिट में हो जाती है तो कंपनी आपको 5 साल के बाद वो वापस दे देगी। यानी रिडीमेबल का मतलब होता है सर्टेन पीरियड के अंदर कंपनी आपको शेयर वापस देगी। ठीक है, उसके बाद है इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर को लास्ट में पैसे दिए जाते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर मतलब आप इसको कह सकते हैं ओनर ऑफ द कंपनी आप इसे कह सकते हो, या कॉमन शेयर होल्डर आप इसे कह सकते हो। ठीक है, अब इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है, इसके अंदर जो है बाकी जो भी प्रॉफिट बचेगा कंपनी का, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जब पैसे मिल जाएंगे सारे, बाकी जितना भी पैसा बचेगा वो सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। यानी सारे खर्चे वर्चे निकाल कर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे जम देकर बाकी जितना पैसा बचेगा, जितने एसेट्स बचेंगे वो सारे इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर का कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता कि भाई आपको 10 साल के बाद इतना अमाउंट दिया जाएगा, यानी ये कंपनी के ओनर होते हैं, जस्ट लाइक एज ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है, उसके बाद और ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद इनको पे किया जाता है पेमेंट, ये आप याद रखना। उसके बाद है स्वीट इक्विटी शेयर्स। ये स्पेशली जो है एक डिस्काउंटेड ऑफर के ऊपर एम्प्लॉइज़ या डायरेक्टर को जो है वो इशू किए जाते हैं। ठीक है, एम्प्लॉइज़ या डायरेक्टर को ये इशू किए जाते हैं और ये स्पेशल रेजोल्यूशन के ज़रिए दिए जाते हैं। ठीक है, यानी नंबर प्रोल कंसिडरेशन जितनी भी होगी वो सारे क्लासेस सारे बताए जाएंगे उस मीटिंग के अंदर। भाई इस क्लास के शेयर बचे हैं, इतने हैं, इनकी प्राइस ये है और इतने में हम आपको देंगे, यानी स्पेशल डिस्काउंटेड के ऊपर स्वीट इक्विटी शेयर जो होते हैं वो। यही कंपनी 1 साल कंप्लीट करने के बाद ये शेयर इशू कर सकती है, स्वीट इक्विटी शेयर जो है वो। ठीक है जी, तो ये थे शेयर इन इट्स काइंड। अब जो है हम एक और टॉपिक है वो इसको कवर करने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो के अंदर। अब जो है एक टॉपिक है भाई ये तो कैपिटल इशू। अब इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया कि भाई जो कैपिटल इश्यूज़ होते हैं, यानी ज़्यादा शेयर को इशू करना, ज़्यादा शेयर को ज़्यादा सरमायाकारी जो है वो देना, यानी हेल्थ या वेल्थ जो है पैसे जो है वो ज़्यादा बढ़ाना कंपनी का। अब सिंपल मैं उसे कह सकता हूँ कि भाई कंपनी शेयर कैपिटल refers to the funds that company raises from selling shares to investor। अब कंपनी के 1 लाख शेयर हैं और कंपनी अब चाहती है कि भाई मैं 2 लाख शेयर इशू करूं ताकि मुझे ज़्यादा फंड और ज़्यादा पैसे मिले।
तो इसे हम कैपिटल इशू कह सकते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि भाई ज़्यादा फंड और ज़्यादा पैसे मुझे मिलें। तो इसके अंदर जो है 2 टाइप्स होते हैं कैपिटल इशू के अंदर। एक होता है कॉमन स्टॉक और दूसरा होता है कॉमन स्टॉक और दूसरा होता है प्रेफर्ड स्टॉक। कॉमन स्टॉक जो होता है उसे हम इक्विटी शेयर कह सकते हैं। अब कॉमन स्टॉक के अंदर क्या होता है कि, और इसके अंदर 2 प्रोजेक्ट आते हैं कैपिटल इशू के अंदर। एक आता है आपका लोन बेस्ड प्रोजेक्ट और दूसरा आता है इक्विटी बेस्ड प्रोजेक्ट। लोन बेस्ड प्रोजेक्ट क्या है कि कंपनी लोन ले ले, ठीक है, उसके बाद कैपिटल इशू करे। और इक्विटी के अंदर क्या होता है, कंपनी शेयर ज़्यादा इशू करे अपने और उनसे वो प्रॉफिट ले। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये कॉमन स्टॉक इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं और प्रेफर्ड स्टॉक ये जो होते हैं आपके सेकंड मेंबर्स होते हैं, यानी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो मैंने वो बताया पहले। ठीक है, अब कैपिटल इशू जो होता है ये था आपका शेयर कैपिटल एंड कंट्रोल आपका पूरा का पूरा आता है आपके हाथ, डायरेक्टर्स के आपके डायरेक्टर्स के हाथ में होता है पूरा का पूरा कंट्रोल जो होता है शेयर का और कंपनी के। वो कब इशू कर रहे हैं, कब उनकी वैल्यू नीचे गिरा रहे हैं, कब उनकी वैल्यू हाई कर रहे हैं, तो ये पूरा कंट्रोल उनके हाथ में होता है। अब जो है कंपनी कैपिटल इशू कब कैसे कर सकती है, तो इसके अंदर एक रूल है, मैं आपको वो बताऊंगा, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर की लिंक दे दूंगा। तो कंपनी इज़ प्रपोजिंग टू ऑफर शेयर कैपिटल टू द पब्लिक। पहले तो कंपनी ऑफ़र करेगी कि भाई मैं कैपिटल जो है अपना इंक्रीज़ कर रही है और शेयर वो पब्लिक को ऑफ़र करेगी वो। उसके बाद लिस्टेड कंपनीज जो हैं वो ऑफ़र करेंगे अपने कैपिटल को इंक्रीज़ करने के लिए और शेयर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वो डिटेल के अंदर आप पढ़ सकते हो, मैं आपको लिंक उसके अंदर दे दूँगा। ठीक है, अब जो है एक और टॉपिक रहता है हमारा, उसको हम कवर करेंगे कि भाई एक बंदा किस तरह से शेयर होल्डर बन सकता है एक कंपनी के अंदर। एक बंदा किस तरह से शेयर होल्डर बन सकता है कंपनी के अंदर, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अ पर्सन बिकम शेयर होल्डर के किस तरह से, बाय सब्सक्रिप्शन, कि भाई वो पहले ले ले शेयर, सब्सक्राइब कर ले शेयर्स का, और वो मेंबर ऑफ रजिस्टर के अंदर उसका नाम एडमिट किया जाए, दाखिल किया जाए, तो वो एज अ शेयर होल्डर बन जाएगा, यानी सब्सक्राइब करेगा वो अपने पैसे वहाँ पर डाल देगा, कंपनी के अंदर शेयर लेगा। पहले इनिशियली जब कंपनी बन रही है और जब ऑफ़र हुई है तो उस टाइम पर वो सब्सक्राइब करता है पैसे, तब उसे हम सब्सक्राइबेशन कह सकते हैं। उसके बाद बाय एप्लीकेशन, यानी कंपनी बन चुकी है और कंपनी चल रही है, वो उसे शेयर चाहिए तो वो कंपनी को एप्लीकेशन देगा कि भाई मुझे अब शेयर चाहिए। उसके बाद है ट्रांसफ़र, कि एक शेयर होल्डर पहले मौजूद है और फिर वो अपने शेयर किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र करना चाहता है, सेल करना चाहता है, फॉर एग्जांपल यही चीज़ आप इसे बोल सकते हो। बाय सक्सेशन, कि एक बंदा मर चुका है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो शेयर उसको दिए जाएंगे, वो सक्सीड करेगा उसके ऊपर। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी एक बंदा इंसॉल्वेंट हो चुका है और लॉ के ज़रिए उस बंदे की जो लायबिलिटी को फुलफ़िल करने के लिए उसके शेयर सेल किए जाएँ और ऑपरेशनल लॉ के ज़रिए उसको दिए जाएँ, या फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप के अंदर है कि उसके शेयर उसको ट्रांसफ़र हो सकते हैं। बाय एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के तहत आप वो शेयर भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है जी, तो एक बंदे किस तरह से शेयर होल्डर बन सकता है ये भी मैंने आपको बता दिया इस वीडियो के अंदर। अब आते हैं अल्ट्रा वायरिस के अंदर। अल्ट्रा वायरिस सिंपली होता है डायरेक्टर्स करते हैं। डायरेक्टर्स क्या करते हैं, अल्ट्रा वायरिस, यानी अपने पावर का वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो सिर्फ़ और सिर्फ एक डायरेक्टर जो है वो 100 शेयर इशू कर सकते हैं एक टाइम पर, लेकिन वो 200 शेयर इशू करते हैं। ठीक है, 200 शेयर इशू करते हैं, तो ये क्या हो गया, अल्ट्रा वायरिस हो गई। अब क्या होगा, दूसरी चीज़, अगर कंपनी की प्रॉपर्टी है या हमने किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, अब वो प्रोजेक्ट है, कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो कंपनी 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो, ठीक है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, वो प्रोजेक्ट 600 करोड़ के अंदर ले लिया, ये भी अल्ट्रा वायरिस है, उनके पास ना पावर ही नहीं है। बिला वजह किसी CEO को उन्होंने बगैर किसी नोटिस के रिमूव कर दिया, ये भी अल्ट्रा वायरिस है। तो यहाँ पर डायरेक्टर्स जो हैं अपने पावर्स की अल्ट्रा वायरिस करें, यानी अपने पावर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें जो उनके पास पावर है, या फिर कंपनी को लोन की ज़रूरत ही नहीं है और वो 600 करोड़ का लोन ले लेते हैं, या फिर उनको पास सिर्फ़ और सिर्फ पावर है कि भाई वो 10 करोड़ तक लोन ले सकते हैं, लेकिन वो वहाँ पर 50 करोड़ का लोन लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अल्ट्रा वायरिस के अंदर आती हैं। यानी डायरेक्टर अपने पावर्स का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अपनी लिमिट्स को क्रॉस करते हुए अपने पावर्स का इस्तेमाल करते अल्ट्रा वायरिस कर बैठते हैं। तो अब आते हैं कंपनी वाइंडिंग अप के अंदर। कंपनी वाइंडिंग अप 3 तरीके से होती है।
कंपनी वाइंडिंग अप 3 तरीके से होती है। पहला तरीका होता है भाई वॉलंटरी वाइंडिंग अप, नहीं बाय कोर्ट। अब कोर्ट के अंदर जो है, अब सिंपली मैं तो कहता हूँ कि आप इस तरह से जा सकते हैं कि भाई पहले कंपनी तो बना ली, लेकिन ऑब्जेक्ट क्लोज अभी तक उन्होंने बताया नहीं अपना, 1 साल के अंदर 2 साल में कोई पर्पज़ नहीं बताया कि भाई क्यों बनी है। सेकंड थिंग, कंपनी ने कोई शेयर इशू नहीं किया, कोई कैपिटल इशू नहीं किया, जस्ट नाम दे दिया कि हाँ भाई कंपनी बस है, तो भी वाइंड अप हो सकती है कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन के ज़रिए। उसके बाद कंपनी एक साल तक अपना बिज़नेस नहीं करती, कंपनी 1 साल तक अपना बिज़नेस नहीं करती, तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि कंपनी आपकी बाय कोर्ट वाइंडिंग अप हो सकती है। उसके बाद और चीज़ है कि कंपनी का एक बिज़नेस है, लेकिन वो बिल्कुल हटकर कोई बिज़नेस कर रही है, लेकिन उसका कोई मीटिंग के अंदर कोई रेजोल्यूशन पास नहीं कराई, कुछ नहीं कराई, तो इसके अंदर क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी का टायर बनाए काम है और वो कहती है कि भाई मैं अब अल्कोहल सप्लाई करूँगी, तो यहाँ पर क्या क्या नेचर ऑफ बिज़नेस बिल्कुल अपोजिट हो गया लॉ के, तो वहाँ पर भी कंपनी वाइंड अप हो सकती है। या फिर कंपनी ऐसा बिज़नेस कर रही है जो लॉ के ख़िलाफ़ हो, कानून के ख़िलाफ़ हो, तो वहाँ पर भी कंपनी बाय कोर्ट वाइंडिंग अप हो सकती है। या फिर कंपनी के ऊपर डिबेंचर हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं और कंपनी अब ज़्यादा मज़ीद नहीं चल सकती, तो भी वहाँ पर भी कंपनी वाइंड अप हो सकती है। मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, कोई डिटेल के अंदर नहीं बता रहा। तो कंपनी वाइंडिंग अप कोर्ट इस तरह से, कोर्ट के अंदर हम जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं। उसके बाद एक हम वॉलंटरिंग वाइंडिंग अप, अगर कोई पहले से ही अपने एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है कि भाई 10 साल तक हम कंपनी चलाएंगे, 10 साल के बाद इस कंपनी को वाइंड अप कर देंगे, कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन कर रखा था, सिंपली बता रहा हूँ आपको अंदर, ठीक है। वॉलंटरी भाई विद द कंसेंट ऑफ मेंबर्स एंड विद द कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो रेजोल्यूशन के ज़रिए आप कंपनी को वाइंड अप कर देते हो। थर्ड थिंग है भाई विद द सुपरविजन ऑफ कोर्ट, विद द सुपरविजन ऑफ कोर्ट, आप कंपनी को तो वाइंड अप कर रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कोर्ट के ज़रिए आप उसको वाइंड अप करो, क्योंकि कोर्ट जो है वो डिसाइड करे कि एसेट्स, लायबिलिटीज़, शेयर्स, कैपिटल इश्यूज़, डिविडेंड्स, वो सारे जो है आपके कोर्ट डिसाइड करे। अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट जो है आप उसको वाइंड अप करना चाहते हो, ठीक है जी। तो ये था एक स्पेसिफिक ओवरव्यू कंपनी ऑर्डिनेंस का 1984 का, एक छोटी सी वीडियो के अंदर। मुझे लगता है वीडियो